अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट फाट होंगे। आज की एपिसोड भी 2 हिस्सों में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिन्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया। और जो मेरे साइलेंट फिन्स हैं इनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 21, हिस्सा अव्वल, ईमान फातिमा। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मेरे बारे में तुम्हें मालूम तो होगा कि मौत से नहीं डरती मैं। अगर डरना होता तो फ़ल्ज़ा को तुम्हारे चुंगल से न छुड़वाती। खैर फ़ल्ज़ा को पूरा हक़ है कि वो अपने वहशी, दरिंदे शौहर से तलाक लेकर किसी ऐसे शख्स से शादी करे जो कि उसे इज़्ज़त व एहतराम दे, और मैं इसका ये ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगी, वो तल्ख़ लहजे में बोली। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हिशर करूँगा लड़की। दूसरी तरफ मौजूद शख्स इस पे धाड़ा। तुम्हें जो करना है करो, मैं उस वक्त बहुत थक चुकी हूँ और आराम करना चाहती हूँ, गुड नाइट। वो तनक कर बोलती फ़ोन काटने के बाद उसे स्विच ऑफ कर गई। फ्रेश होकर वो रोहान के रूम में आई तो हाविया गुमसम सी बेड कराउन से टेक लगाए ना जाने किन ख्यालों में खोई थी। क्या हुआ हावी, आर यू ओके? वो इसके पास बैठते हुए बोली। नो, नेवर। कुछ देर पहले का वाक़या मेरी आँखों से जा ही नहीं रहा। पता है अपिया चंद कदम के फासले पे दरवाज़ा था, मगर मैं बेड से उतरने की कोशिश में भी नाकाम हो गई। अगर रोहान ना आते तो शायद मेरा जिस्म कोयला बन जाता और मैं बेबसी से सिर्फ खुद को जलते हुए देखती। हाविया के करब भरे अंदाज पे जाज़ी की पलकें भग गई। सो सूरी, मैं तुम्हारे मामले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही। आज से कुछ महीने पहले मेरी एनजीओ ने एक लड़की को बचाया था। इसका वो जालिम दरिंदा सिफत शौहर इससे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच गया और उसे ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहता था, तो मीम ने मुझे फ़ोन किया। मैंने इस लड़की से जाकर बात की तो वो उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, बस उसे खुद दिलाने के लिए अदालत में केस दायर करवाना था तो इसलिए गई। अब पता नहीं इसका ये केस कब तक चलेगा और मुझे बार बार जाना होगा क्योंकि मैं उसे बीच दौराहे पे नहीं छोड़ सकती। तुम कोशिश करो कि जब मैं घर ना हूँ तो प्लीज़ भी जान के कमरे में या फिर लाउंज में रहो। और तुमने इतनी लापरवाही क्यों की, कैंडल्स को क्यों जलाया? वो इसके रुखसार पे हाथ रखते हुए बोली। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब से सबके बीच में ही रहूंगी। और दूसरी बात, कैंडल्स को मैंने नहीं जलाया था, पता नहीं किसने जलाया। कन्वल भाभी ने भी मुझे आते ही डांट दिया कि मैंने कैंडल्स को क्यों जलाया जबकि मैंने नहीं जलाया था, वो आहिस्ता से बोली। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए रोहान ने दूसरा कमरा तैयार करवाया है, चलो मैं तुम्हें वहीं छोड़ा आऊँ।
वो बोली, और फिर उसे कमरे में चलाने के बाद इसका सामान लेने पहले वाले कमरे में आई तो इसका ध्यान कैंडल्स असटीनट की तरफ गया तो जो वो ये देखकर चौंक गई कि कैंडल्स असटीनट जला था, मगर जिसमें कैंडल्स होती वह मोम बिल्कुल नहीं थी बल्कि बेड की तरफ नीचे को मोम पिघल कर गिरा था। ऐसा लगा कि किसी ने उसे जानबूझकर कैंडल जलाई भी तो नीचे रखकर जलाई और इसका मकसद ही बेड को आग लगाकर हाविया को नुकसान पहुंचाना था। इसका दिल जैसे सिकुड़ गया। ये कैसे मुमकिन है, कहीं कोई हाविया को मारना तो नहीं चाहता, वो बेचैनी से सोचती अपने ध्यान में चलती लाउंज की तरफ आ रही थी कि किसी वजूद से टकरा कर इसके सही मानों में 14 तबका रोशन हो गए। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि इस वजूद ने उसे जल्दी से बाहों में भर लिया। रोहाब शाह आज ही बिजनेस मीटिंग से फारिग हुआ था और उसने दोपहर को रिटर्न टिकट करवा लिया था। वो उन 7 दिनों में बहुत बेचैन रहा था, हर हर पल, बल्कि ये कहना मुनासिब लगता है कि हर हर सांस के साथ उसने जाजी को मास किया। कई बार इसका दिल चाहा कि वो एक बार फ़ोन करके उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करे, मगर इसका नंबर मिलाते मिलाते वो कई बार रुक गया। एयरपोर्ट से निकलकर वो शाहवाला की तरफ हुआ तो गाड़ी जैसे जैसे शाहवाला के करीब जा रही थी इसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो शाहवाला पहुंचते ही गाड़ी से उतरा और अपना कोट बाजू पे डालता अंदर की जानिब बढ़ा और लाउंज में पहुंचा तो हाविया के रूम से इधर को आती जाजी को देखकर ठिठक गया। सी ग्रीन कलर की लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पाजामा के साथ दुपट्टा शानों पे फैलाए वो ना जाने किन ख्यालों में गिर इधर को आ रही थी। वो बेख्तियार उसकी तरफ चलने लगा और ध्यान इस पे था, मगर हवास जैसे खोए थे और दोनों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ और उससे पहले कि वो गिरती कि रोहाब शाह ने इसे बाहों में थामकर इसका बगौर जायज़ा लिया। नाक में चमकती लौंग और मेकअप से मुबर्रा चेहरे के साथ वो जोर से आंखें मचे हुए थी और दिल तो लबों के ऊपर मौजूद तल में अटका। उसने बेइख्तियार इस पे झुकना चाहा तो वो पट से आंखें कर उसे देखने लगी, फिर इसकी आंखें हैरत से फैल गई और साथ ही वो इसके हिसार से निकलकर दूर होने लगी कि अचानक कराहती हुई जमीन पे बैठ गई। किया हवा। वो जल्दी से पास बैठते हुए बोला। औफ़फ़ अल्लाह, मेरा पाँव, तुम अंधों की तरह चलते हो, वो उसे देखते ही भड़क कर बोली। रोहाब शाह ने उसके इस कद्र बदतमीज़ अंदाज को कैसे हज़म किया वही जानता था। अच्छा चलो उठो, कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ, वो उठकर खड़े होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला। हाय अल्लाह, मुझे तो लगता टूट गया मेरा पाँव, वो कराहती हुई बोली। तुम उठने की कोशिश तो करो, वैसे ही मुरा है तो उसी लिए दर्द है, वो संजीदगी से बोला और हाथ हनूज उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर वो इसका हाथ झटकती खुद ही ऐठी, मगर खड़े होते ही लड़खड़ाई तो वो जल्दी से इसकी कमर में हाथ डाल गया। औफ़फ़ बब, बहुत पेन है, वो लब नीचे बोली तो रोहाब को उसके चेहरे पे भी तकलीफ भरे तासुरात दिखाई दिए। वो उसे गोद में उठाता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। छोड़ो मुझे, वो इसके कंधे पे मक्के मारते चलाई। रोहाब की बर्दाश्त बस यहीं तक थी, वो कमरे में आया और जोर से उसे बेड पे फेंकने से अंदाज में पटका।
हाय अल्लाह जी, मेरी कमर, वो चलाई। तुम्हें इज्जत और प्यार रास नहीं है ना, तुम यही डेजरू करती हो, वो उसकी ठोड़ी से जकरे चबा चबा कर बोला। वो सर झटक कर अपना चेहरा छुड़वाती बेड क्राउन से टेक लगाकर अपने पाँव पे झुक गई। रोहाब ने भी इसके पाँव की तरफ देखा जहाँ जले के निशान के साथ साथ जख्म भी पूरी तरह से नहीं भरे थे। तुमने अपने जख्म पे मरहम नहीं लगाई थी। वो इसके पास बैठते हुए नागवारी से बोला। तुम्हें इससे किया, ये मेरे पाँव हैं, तुम मुझे प्रॉपर्टी समझकर हक मत जताया करो। वो इसके सीने पे हाथ मार कर उसे धक्का देती गुस्से से बोली तो रोहाब शाह ने इसके दोनों बाजों को सख्ती से जकड़ कर बेड क्राउन से लगाए और इसके लबों पे झकता इन्हें अपनी दस्तरस में ले गया और होंठों पे जब इसके नमकीन हंसों का जायका महसूस हुआ तो वो आहिस्ता से पीछे हुआ। तुम एक जालिम और जल्लाद आदमी हो, वो बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए बोली। तुम्हें समझाया भी था कि मेरे साथ इस तरह बात मत करना वरना ये सज़ा दूंगा मगर तुम्हें शायद लगता है कि मैं मजाक कर रहा था। खैर और किया करो बदतमीज़ी, मुझे तुम्हें ये हसीन सज़ा देकर बहुत मज़ा आता है, वो सरशार से अंदाज में बोला और उठकर वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। वो फरश होकर सुगरी शाह से मिलने नीचे आया तो वो डाइनिंग हॉल में खाना लगवा रही थीं। अरे तुम कब आए? तकरीबन 1 घंटा हो गया है इन्हें आए हुए मगर ये तो आते ही अपनी बीवी को लेकर कमरे में चले गए थे। कितनी हैरत की बात है ना मम्मी जी कि जो इंसान ऑफिस से आकर भी सबसे पहले आपसे मिलता था आज इतने दिनों के बाद आए और आपसे मिलने की बजाय कमरे में चले गए। उससे पहले कि वो जवाब देता कि कन्वल ने बीच में आकर कहा तो सुगरी शाह का रंग फीका पड़ गया। कन्वल जब बात का पता ना हो तो बोला नहीं करते। बड़ी मुंह में अंदर दाखिल ही हो रहा था कि हमारा दोनों का टकराव हुआ और इसका पाँव मुड़ गया, चल नहीं पा रही थी तो उसे उठाकर कमरे तक गया हूँ और इसके बाद फरश होकर आपसे ही मिलने आया हूँ। आप जानती हैं ना कि आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। वो एक सर्द सी निगाह कन्वल पर डालते हुए सुगरी शाह को हिसार में ले बोला। हम बिल्कुल जानती हूँ और मूछ वगैरह तो नहीं आ गई इसके पाँव में? सुगरी शाह ने पूछा। लग तो मुझे भी यही रहा है कि मूछ आ गई है, बाम वगैरह से फर्क ना पड़ा तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला। अल्लाह ही जाने के उन दोनों बहनों का ध्यान की तरफ होता है, एक पहले अपने पाँव पे गरम गरम चाय गिराती है तो दूसरी कमरे में आग लगा लेती है और फिर से पहली वाली पाँव तड़वा लेती है, कन्वल ने तंजिया लहजे में कहा। दूसरी कमरे में आग लगा लेती है, क्या मतलब इस बात का? इसने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा तो सुगरी शाह ने आज के वाकया के मुताल्लिक बताया तो वो शाकिर रह गया।